नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। आवन ऐसा होने देने को तैयार नहीं था। आखिरकार दूसरा पक्ष फेडरेशन से था, एक ऐसा संगठन जिसने अकादमियों को हमेशा से ही शत्रुतापूर्ण माना था। साथ ही अगर पहले उसे माइकल की खास परवाह नहीं थी तो अब थी। माइकल दिलचस्प बन गया था। आवन ने हल्की सी आह भरी, मानो उसे थोड़ी असुविधा हुई हो, और फिर वह भी आगे बढ़ गया। न तो कैलम और न ही आर्वेन को विश्वास था कि माइकल 15वीं मंजिल से चला गया है। माइकल के अंदर अभी अभी विधि का बीज जागृत हुआ था। उसमें इतनी कुशलता नहीं होनी चाहिए कि वह स्थान को इस हद तक बेतुके ढंग से स्थानांतरित कर सके। इसलिए दोनों व्यक्तियों का निष्कर्ष सरल था। माइकल अभी अभी उनकी तत्काल संवेदन सीमा से बाहर निकला था। दोनों ही स्थिति में वह अभी भी 15वीं मंजिल पर ही था। कहीं जैसे जैसे कैलम खोजता गया उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। उन्होंने बार बार अपनी सोच का दायरा बढ़ाया। ये बदमाश कहाँ है? और जब दोनों चौथे दर्जे की महाशक्तियों ने अलग अलग तरीकों और अलग अलग इरादों से 15वीं मंजिल की तलाशी ली तो उनमें से किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। माइकल अब सचमुच उनके शिकार क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो चुका था। फेडरेशन स्टेशन पर वापस आकर माइकल की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वे उसकी तलाश कर रहे थे। एक पल के लिए वह स्थिर रहा, सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ। अगर कोई उसकी तरफ एक नज़र भी डाल लेता तो भी उनकी नज़र उससे हट जाती। लेकिन माइकल के दिमाग में विचार तेजी से घूमने लगे। खेल में फेडरेशन के सैनिक उसकी तलाश क्यों कर रहे होंगे? प्रथम वर्ष का छात्र, इसका कोई मतलब नहीं था। फिर अचानक एक छवि प्रकट हुई, एक बूढ़ा दिखने वाला आदमी जिसकी निगाहें ठंडी थीं। कैलम। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वही होना चाहिए था। डायरेक्टर आर्वेन अपने तरीके से खतरनाक थे, लेकिन आर्वेन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से फेडरेशन सैनिकों को लामबंद कर सकें। भले ही आर्वेन का प्रभाव था, फेडरेशन कोई अकादमी नहीं थी। यह एक विशालकाय संस्था थी जो पदानुक्रम और आदेश के अनुसार चलती थी। कैलम उस संरचना में फिट बैठता है। जिस तरह से उसने एक जूनियर को बेहोश करने में भी कोई आपत्ति नहीं जताई, उसे देखते हुए कैलम उस तरह का आदमी था जो शायद किसी छात्र को घेरने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल करने में भी कोई आपत्ति नहीं करेगा। माइकल का जबड़ा हल्का सा कस गया। बेशक ये भी संभव था कि यह केवल कैलम का निर्णय न हो। ये दो चौथे दर्जे की महाशक्तियों की इच्छा हो सकती है। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके सामने चल रही बातचीत जारी रही, लेकिन अब उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। माइकल की निगाहें उस दिशा में घूम गईं जिधर सैनिक गए थे। उनकी संरचना मजबूत थी। माइकल को अनुभवों को दोहराना पसंद नहीं था। फिलहाल इन सब बातों से माइकल के उस एक निष्कर्ष को और बल मिला जिस पर वह पहली मंजिल पर वापस आते ही पहुंच गया था। उसे जल्द से जल्द नरक से निकलना था। अगर कैलम वास्तव में इसमें शामिल था तो समय माइकल के पक्ष में नहीं था। उसे नरक से बाहर निकलना था, इससे पहले कि कैलम का हाथ दोबारा उस तक पहुंच पाता। वे मुझसे क्या चाहते हैं? माइकल के मन में वही विचार फिर से आने लगा। तभी उससे भी अधिक भयावह विचार उसके मन में आया। क्या यह मेरे रहस्यों की वजह से है? क्या मैंने खुद को उजागर कर दिया? इस समय माइकल थोड़ा असहज दिखने लगा। अगर उसे पता होता कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एक पक्ष उसे पवित्र बालक मानता है और उस पर नियंत्रण चाहता है, और दूसरा पक्ष केवल उसी पक्ष को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका चेहरा निश्चित रूप से रंगीन होता। खंडहर हो चुके फेडरेशन स्टेशन के भीतर कहीं और गहराई में बिखरे हुए छात्र समूहों और टूटे हुए रक्षात्मक घेरों के परे स्टेशन के प्रशासनिक हॉल के अंदर एक अस्थायी कमान चौकी स्थापित की गई थी। इमारत का कुछ हिस्सा ढह चुका था। छत का एक हिस्सा धंस गया था, जिससे ऊपर नरक का नीला आकाश दिखाई दे रहा था। फिर भी आंतरिक भाग को संचालन के लिए पर्याप्त रूप से साफ कर दिया गया था। फेडरेशन के सैनिकों का एक समूह बाहरी गलियारों से अंदर आया। उनके बूट टूटे हुए पत्थरों और मलबे पर चरमराते हुए अंदर दाखिल हुए। वे एक सामरिक प्रक्षेपण सरणी के बगल में खड़े एक व्यक्ति के सामने रुक गए। उसने बाकियों से कहीं अधिक भारी कवच धारण किया हुआ था। उसके कंधे पर लगा प्रतीक चिन्ह कमान के अधिकार का प्रतीक था। उसकी उपस्थिति स्थिर, अनुशासित और अपने अधीन सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक दमनकारी थी। रिपोर्ट करने वाले सैनिकों में से एक आगे बढ़ा और उसने सलाम किया। महोदय। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। उनकी निगाहें प्रथम मंजिल के खंडहरों के तैरते हुए भूभाग प्रक्षेपण पर टिकी रहीं, जिस पर कई स्कैनिंग मार्कर झिलमिला रहे थे। रिपोर्ट। उसने शांत भाव से कहा। सिपाही थोड़ा सीधा हुआ। उन्होंने कहा, हमने बाहरी क्षेत्र में एक और तलाशी अभियान पूरा कर लिया है। लक्ष्य का कोई सुराग नहीं मिला। अंततः वरिष्ठ अधिकारी ने उसकी ओर देखा। और भीतरी बस्ती, मैंने पहले ही 2 बार तलाशी ले ली है महोदय, कुछ नहीं मिला। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। वरिष्ठ अधिकारी ने हल्के से सिर हिलाया। समझा, वह हैरान नहीं दिखे। कोई और समस्या है? उसने पूछा। रिपोर्ट करने वाले सैनिक ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाया। जी श्रीमान। वरिष्ठ अधिकारी की निगाहें थोड़ी और तेज हो गईं। बोलना। दूसरी तरफ अकादमियां हैं, सैनिक ने कहा। उन्होंने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वे मांग कर रहे हैं कि पोर्टल तुरंत फिर से खोले जाएं ताकि उनके छात्र वापस लौट सकें। वरिष्ठ अधिकारी के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन उनके आसपास की हवा थोड़ी ठंडी हो गई। वे इसे अनावश्यक हिरासत कह रहे हैं, सैनिक ने आगे कहा। अकादमी के कुछ प्रतिनिधि कह रहे हैं कि निकासी पर रोक लगाकर हम अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बगल में खड़े एक अन्य सैनिक ने कहा। वे ये भी पूछ रहे हैं कि जब हताहत और घायल हुए लोग हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए, तो खोज केवल एक छात्र पर क्यों केंद्रित है? वरिष्ठ अधिकारी अब पूरी तरह मुड़ गए और अपनी बाहों को अपनी पीठ के पीछे मोड़ लिया। महोदय, कुछ नहीं, उन्होंने हाथ के हल्के से इशारे से चिंता को खारिज करते हुए कहा। उसने प्रक्षेपण सरणी की ओर पीछे मुड़कर देखा। उसकी निगाहें खंडहर हो चुके स्टेशन के केंद्र में स्थित पोर्टल क्षेत्र पर टिक गईं। उन्होंने शांत भाव से कहा, अकादमियां दबाव डालने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक हमें जनरल कैलम से सीधी मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक द्वार बंद रहेंगे। जी श्रीमान। और अगर वे शिकायतों को आगे बढ़ाते हैं तो
हम इन्हें फेडरेशन हाईकमांड के हवाले करते हैं, वरिष्ठ अधिकारी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। यह अभियान पूरा होने तक सैन्य अधिकार क्षेत्र में है। सैनिकों ने दोबारा सलामी दी। समझ गया महोदय। वे मुड़े और तलाशी जारी रखने के लिए चले गए। वरिष्ठ अधिकारी वहीं पर डटे रहे। उनकी निगाहें खंडहर हो चुके स्टेशन पर टिमटिमाते हुए खोज चिन्हों पर टिकी रहीं। एक ऐसा छात्र जिसके लिए नरक को भी बंद किया जा सकता है, उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया। फिर उसकी निगाहें धीरे से ऊपर की ओर उठी, मानो वह युद्ध क्षेत्र से परे किसी चीज की कल्पना कर रहा हो। आखिर आप हैं क्या, माइकल नॉर्मन? हालांकि कुछ ही मिनटों के भीतर सैनिकों का वही समूह फिर से लौट आया। सर, उनमें से एक ने तीखी आवाज में कहा। इस बार वरिष्ठ अधिकारी ने मुड़कर देखा, क्योंकि उन्हें उनके लहजे में आए बदलाव का पहले ही आभास हो गया था। क्या हुआ? उसने पूछा। रिपोर्ट करने वाले सैनिक ने बोलने से पहले जल्दी से सलाम किया। हमें पोर्टल तक पहुंच खोलने का आदेश दिया गया है, महोदय। वरिष्ठ अधिकारी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आदेश दिया गया? उसने दोहराया। किसके द्वारा? प्रश्न के भार के कारण रिपोर्टिंग करने वाला सैनिक सहज रूप से सीधा हो गया। मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, महोदय, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन खबर है कि बाहर के कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया है। हमारा उच्च नेतृत्व अब उनकी इच्छानुसार कार्रवाई नहीं कर सकता। कमांड हॉल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी निगाहें फिर से तैरते हुए प्रक्षेपण सरणी पर टिक गईं। एक क्षण बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, ऐसा है। उनके स्वर में न तो निराशा थी और न ही राहत, केवल स्वीकृति थी। तो हम निर्देशानुसार कार्य करेंगे, उन्होंने शांत भाव से कहा। पोर्टल टीमों को तैयार करें और पहुंच को पुनः खोलना शुरू करें। जी श्रीमान। वह रुका, फिर बोला। वैसे भी हमें उस युवक के अस्तित्व का जरा सा भी सुराग नहीं मिला है। जब वह बोलता रहा तो सैनिक चुप रहे। हमने पूरे फर्श की कई बार सफाई कर ली है। अगर वह यहाँ होता तो अब तक हमें कुछ न कुछ दिख जाता। इसलिए शायद यही बेहतर है। कुछ देर का विराम आया, फिर उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। फिर भी सतर्क रहें। सैनिक सीधे खड़े हो गए। महोदय, यदि पोर्टल फिर से खुल जाते हैं और अकादमियां अपने छात्रों को वापस बुला लेती हैं, तो हम नहीं चाहते कि लापरवाही या नियंत्रण में विफलता का दोष हम पर मढ़ा जाए। उनके चेहरों पर तुरंत ही समझदारी के भाव उभर आए। तुम्हारा मतलब है? जी हाँ, वरिष्ठ अधिकारी ने कहा। निष्क्रिय निगरानी बनाए रखें, केवल गुप्त निगरानी रखें। उसने उन सभी को एक एक करके देखा। यदि युवक दिखाई दे तो तुरंत सूचना दें। जी श्रीमान। सैनिकों ने जोरदार सलामी दी। जैसे ही वे दोबारा जाने के लिए मुड़े, वरिष्ठ अधिकारी की निगाहें एक बार फिर प्रोजेक्शन एरे पर टिक गईं। खंडहर हो चुके फेडरेशन स्टेशन के अंदर माइकल वहीं पर छिपा रहा, टूटी फूटी इमारतों और बिखरे हुए छात्र समूहों के बीच। लेकिन भीतर ही भीतर उसके विचार तेजी से बेचैन होते जा रहे थे। क्या उसे अभी भी यहीं रहना चाहिए? ये सवाल एक से अधिक बार उठा। माइकल को अपने छिपने पर पूरा भरोसा था। फेड की दमनकारी क्षमता ब्लू और पर्पल की भ्रम पैदा करने वाली विकृतियों के साथ मिलकर सामान्य छिपने की क्षमता से कहीं अधिक उन्नत छिपने की स्थिति उत्पन्न करती थी। लेकिन आत्मविश्वास का मतलब निश्चितता नहीं था। यदि फेडरेशन जनरल स्वयं नीचे आने का फैसला कर ले तो क्या होगा? क्या होगा अगर कैलम अपना ध्यान पहली मंजिल पर केंद्रित कर दे? ये सोचकर माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे विश्वास नहीं था कि वह चौथे दर्जे की महाशक्ति की इंद्रियों को इतनी आसानी से धोखा दे सकता है। अगर कैलम सीमा के भीतर खड़ा होकर गंभीरता से तलाशी लेता तो माइकल को नहीं लगता था कि केवल छिपने से ही उसकी जान बच पाएगी। उसकी निगाहें धीरे धीरे खंडहर हो चुके स्टेशन पर घूम गईं। छात्र इधर उधर बिखरे पड़े थे, फेडरेशन के सैनिक भी। वह जितनी देर तक वहां रहेगा, खतरा उतना ही बढ़ जाएगा। शायद हालात बिगड़ने से पहले ही निकल जाना बेहतर था। माइकल बस्ती के किनारे से चुपचाप पीछे हटने ही वाला था कि तभी स्टेशन पर हलचल मच गई। जल्द ही कई समूहों ने नई बातचीत शुरू कर दी। माइकल की निगाहें और तेज हो गईं। पोर्टल, ये फिर से खुल रहा है। उद्धरण चिन्ह, क्या हम जा सकते हैं? शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। शॉप एवरीथिंग यू नीड, सीमो। शॉप एवरीथिंग यू नीड, ओपन अली एक्सप्रेस ऐप। फेडरेशन के सैनिकों ने अपनी स्थिति बदलने शुरू कर दी। इसके तुरंत बाद एक जोरदार घोषणा हुई, जिसे माना प्रोजेक्शन अरेज के माध्यम से खंडहर हो चुके स्टेशन में चारों ओर फैला दिया गया। सभी अकादमी छात्र चरणबद्ध निकासी के लिए तैयार हो जाएं। पोर्टल तक पहुंच बहाल कर दी गई है। व्यवस्था बनाए रखें और निर्धारित क्रम के अनुसार आगे बढ़ें। पूरी बस्ती में राहत की लहर दौड़ गई। कुछ छात्र जहां खड़े थे वहीं सुस्त पड़ गए। कुछ अन्य तुरंत अपना सामान समेटने लगे। कुछ तो जोर से हंस भी पड़े। माइकल चुपचाप देखता रहा। उसके सीने में तनाव थोड़ा कम हो गया। अगर निकासी फिर से शुरू हो जाती तो उसके आसपास का लॉकडाउन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता, जिसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, बिना किसी दखल के नरक से निकलने का यह उसका सबसे अच्छा मौका था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, यहाँ और अधिक समय तक रहने से खतरा ही बढ़ता। माइकल ने चुपकर धीरे धीरे अपनी स्थिति बदली और पहले से ही निकासी प्रवाह की ओर अपने चलने का रास्ता तय कर लिया था। जैसे जैसे वह पोर्टल क्षेत्र की ओर बढ़ता गया, लोगों ने उसकी उपस्थिति पर छोटे छोटे अवचेतन तरीकों से प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक छात्र बिना कारण समझे ही एक तरफ हट गया। दो लड़कों ने अपनी बातचीत का रुख बदला और थोड़ी जगह बनाई। किसी ने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर रुका और फिर नजरें हटा लीं, मानो उनका दिमाग उस दृश्य को आत्मसात करने से इनकार कर रहा हो जो उनकी आंखों ने अभी अभी देखा था। माइकल ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। उन्होंने उसे स्वीकार तो किया, लेकिन उनकी स्वीकृति कभी पूर्ण नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सहज प्रवृत्ति ने स्वीकार कर लिया हो कि वहां कुछ है, इसलिए उनके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। फिर भी उनके विचार उससे ऐसे गुजर गए मानो इसका कोई महत्व ही न हो। यहाँ तक कि फेडरेशन के कुछ सैनिकों ने भी उसकी ओर मुड़कर देखा। उनकी निगाहें उस पर से गुजरीं। उनमें से एक ने आधे सेकंड के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, फिर पलकें झपकाईं और कहीं और देखने लगा, मानो वह कुछ ऐसा भूल गया हो जो उसे नहीं भूलना चाहिए था। माइकल के चेहरे पर शांति छाई रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह उत्साह से भरा हुआ था। यह नहीं भूलना चाहिए कि माइकल को बेहोशी से जागे हुए अभी मुश्किल से एक दिन ही बीता था। कानून के बारे में अभी भी उसे बहुत सी नई चीजें सीखनी थी और खुद को इस तरह की चीजें करने में सक्षम देखकर उसकी उम्मीदें बढ़ गईं।
जैसे जैसे और छात्र इकट्ठा होते गए, निकासी के दौरान भीड़ बढ़ती गई। समूह बनते गए, फिर अधिकारियों द्वारा उन्हें निर्देश देकर सीधी कतारों में खड़ा करने पर वे फिर से बिखर गए। और फिर पोर्टल क्षेत्र स्वयं नजर आने लगा। माइकल ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर दी। जिस इमारत में कभी प्रवेश द्वार स्थित था वह अब मौजूद नहीं थी। अब ये खुले आसमान के नीचे था। प्रवेश द्वार के चारों ओर स्थित प्रशासनिक भवन युद्ध में नष्ट हो गया था। केवल टूटे हुए खंभे, ढही हुई छत के नुकीले किनारे और आधा पिघला हुआ नींव का पत्थर ही बचा था। पोर्टल का चबूतरा केंद्र में इस तरह खुला पड़ा था मानो किसी शरीर से दिल निकालकर नंगी जमीन पर रख दिया गया हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक गोलाकार द्वार जगमगा रहा था। हवा के मुड़ने से प्रकाश किनारों से मुड़ गया। आसपास के खंडहर थोड़े विकृत दिखाई दे रहे थे। माइकल पूरी प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखता रहा। निकासी प्रक्रिया में कोई अव्यवस्था नहीं थी। छात्रों का एक समूह सबसे पहले आगे बढ़ा और वे बारी बारी से पोर्टल से गुजरते गए। जब उन्होंने सीमा को छुआ तो उनके शरीर एक पल के लिए धुंधले हो गए, फिर गायब हो गए। फिर एक और समूह को आगे बढ़ने का इशारा किया गया और भी लोग गायब हो गए। माइकल ने ध्यान से देखा। उन्होंने किसी की भी गहन जांच होते नहीं देखी। गेट पर कोई स्पष्ट पहचान जांच नहीं की गई, ऐसी कोई जांच नहीं जिससे निकासी में देरी हो। फेडरेशन के सैनिक व्यवस्था बनाए रखने और पोर्टल को स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, न कि हर छात्र से पूछताछ करने पर। माइकल भीड़ के करीब चला गया। उसके आसपास मौजूद छात्र उसी अजीबोगरीब अर्ध जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देते रहे। एक लड़की उससे थोड़ा दूर हट गई, फिर उसने ऐसे भौहें चढ़ाई जैसे उसे पता ही न हो कि उसने ऐसा क्यों किया। एक लड़के ने उसकी ओर देखा, होंठ बोलने के लिए खुले, फिर वह जम गया और दूसरी ओर देखने लगा जैसे उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। माइकल ने अपनी सांसों को नियमित रखा। वह धारा के प्रवाह में बह गया। धीरे धीरे पोर्टल नजदीक आता गया। गेट के पास खड़े एक फेडरेशन सैनिक ने अपना हाथ उठाया। अगला समूह, छात्र चले गए। माइकल भी उनके साथ चला गया और जैसे ही वह पोर्टल के प्रकाश के किनारे पर पहुंचा वह रुका नहीं। उसका पैर सीमा पार कर गया। स्थान मुड़ा हुआ। एक पल के लिए माइकल को लगा जैसे उसका कोई वजन ही नहीं है। फिर दुनिया उलट पुलट हो गई और वह बाकी लोगों के साथ गायब हो गया। नरक में वापस आकर सैनिकों का एक समूह भ्रमित दिखाई दिया। क्या अभी अभी कोई पोर्टल में दाखिल हुआ है? एक सैनिक ने पूछा। दूसरे ने अनिश्चितता से जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता है। तीसरे ने सिर हिलाकर कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सैनिकों को यह स्थिति कुछ भयावह सी लगी। माइकल एक परिचित कक्ष में पुनः प्रकट हुआ। उसके बूटों की ठोस जमीन पर धीमी सी आवाज हुई और गेट की हल्की सी गूंज उसके पीछे हड्डियों में झंझनाहट की तरह गूंजती रही। वह वापस आ गया था। वह वापस अरोरा में आ गया था। माइकल और छात्रों के चारों ओर फेडरेशन के सैनिक हर जगह मौजूद थे। उन्होंने विज्ञान कथाओं पर आधारित दिखने वाला कवच पहन रखा था जो प्लेटेड और कोणीय था और जिसकी सीमों पर हल्की हल्की रेखाएं बनी हुई थीं। फिलहाल वे बड़ी कुशलता से छात्रों के प्रवाह को नियंत्रित कर रहे थे। आगे बढ़ें, रास्ता खाली रखें। माइकल राहत की सांस लेते हुए एक पल के लिए उनके बीच खड़ा रहा। एक धीमी, शांत सांस जो उसने दबाने की कोशिश भी नहीं की। वह नरक से बाहर आ चुका था। ऐसा लग रहा था मानो बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसके कंधे ढीले पड़े हों। फिर उसकी सहज प्रवृत्ति जागृत हो गई। माइकल ने तुरंत अपनी छलावरण क्षमता को निष्क्रिय कर दिया। माइकल को लगा कि अगर वह यहाँ छिपा न रहे तो बेहतर होगा। इस जगह पर नहीं। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह इस कक्ष में खड़ा हुआ था तब वह नरक में प्रवेश करने आया था। उस समय उसने इस सैन्य चौकी में शक्तिशाली लोगों की उपस्थिति का एहसास किया था। अगर उनमें से किसी ने भी उसे अब छिपकर घूमते हुए देख लिया तो उसे खुद को समझाना पड़ेगा। और माइकल को फेडरेशन को स्पष्टीकरण देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक और शांत सांस छोड़ी, फिर प्रवाह के साथ आगे बढ़ा। उनका लक्ष्य सरल था, इस जगह को छोड़ दें। इसलिए माइकल ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, बाकी सभी छात्रों की तरह ही थका हुआ सा हाव भाव अपनाया और आगे बढ़ गया। एक सैनिक ने उसकी ओर सरसरी नजर डाली, बस एक सरसरी नजर। फिर सिपाही ने दूसरी तरफ देखा और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। अगला। माइकल चलता रहा। ये कक्ष जल्द ही बाहरी दुनिया के लिए खुल गया। उनके आसपास विभिन्न अकादमियों के कई छात्र अपने प्रशिक्षकों के साथ मौजूद थे। माइकल को पता था कि उसे क्या करना है, इसलिए वह उस जगह का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जहां उसकी अकादमी के लोग इकट्ठा हुए थे। उसने सोचा कि क्या प्रशिक्षक सेरा अभी भी यहीं है। किसी परिचित चेहरे को देखना बुरा नहीं होगा। हालांकि ठीक उसी समय जब माइकल को राहत महसूस हो रही थी तभी पूरे सैन्य चौकी पर एक भारी और घुटन भरी उपस्थिति छा गई और एक आवाज गूंजी। यह एक परिचित मामला था। माइकल नॉर्मन, आगे आओ। माइकल के बारे में कैलम की धारणा काफी अजीब थी। अपनी ताकत के अलावा जिसने उस पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा, कैलम ने उस मासूम दिखने वाले युवक को एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा। चतुर, धूर्त, चालाक या षड्यंत्रकारी होने के अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि वह साधारण रूप से धूर्त था। चालाक स्वभाव होने से माइकल बुरा इंसान नहीं बन जाता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे यह जरूर पता चलता था कि माइकल सरल स्वभाव का नहीं था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे एक नज़र में समझा जा सके या आसानी से घेर लिया जा सके। ये बात माइकल के नरक में एक नहीं बल्कि कई बार मौत के मुंह से बचने से साफ झलकती है। हर बार जब वह मौत के कगार पर पहुंचा, उसकी जान बाल बाल बची, तब भी वह किसी न किसी तरह बच निकला। सिर्फ बच ही नहीं पाया, बल्कि किसी न किसी तरह हालात को अपने फायदे में बदल लिया। कैलम ने स्वयं इसका अनुभव किया था। उसने आर्वेन के साथ मिलकर, जो सामान्य परिस्थितियों में उससे भी अधिक शक्तिशाली एक अन्य चौथे दर्जे का महाशक्तिशाली योद्धा था, एक साधारण दूसरे दर्जे के युवक का पीछा किया था। फिर भी माइकल न केवल उनकी घेराबंदी से बच निकला, बल्कि उसके बाद वह उनकी नज़रों से पूरी तरह गायब हो गया। उस एक बात ने ही गहरा प्रभाव छोड़ा, उसे खो देने और 15वीं मंजिल पर माइकल का कोई सुराग न मिलने के बाद कैलम को पहले से ही पता था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह युवक नरक में बिखरे हुए द्वारों में से किसी एक के माध्यम से किसी अन्य मंजिल पर चला गया हो। हालांकि माइकल आगे क्या कर सकता है, इसके बारे में भी उसका काफी सटीक अनुमान था। उसे पूरा यकीन था कि माइकल उसे दोबारा करीब नहीं आने देगा, खासकर उस घटना के बाद जिसमें उसने लड़के को बेहोश कर दिया था। और चूंकि माइकल उसे मूर्ख नहीं लगता था, कैलम का मानना था कि युवक के पास केवल 2 ही तार्किक रास्ते होंगे।
एक तरीका यह था कि कुछ समय के लिए नरक के भीतर कहीं छिपकर स्थिति के शांत होने का इंतजार किया जाए और फिर वहां से निकलने का प्रयास किया जाए। दूसरा विकल्प था तुरंत वहां से निकल जाना। दोनों ही विकल्पों का निष्कर्ष एक ही था, यानी चले जाना। हालांकि माइकल के पिछले कारनामों के आधार पर बूढ़े व्यक्ति को विश्वास नहीं था कि उसे पकड़ना आसान होगा, भले ही कोई उसके भागने की आशंका जता दे। माइकल ऐसा व्यक्ति नहीं लगता था जो दूसरों की उम्मीदों पर खुद ही जाल में फंस जाए। और वह सही था। पोर्टल तक पहुंच को फिर से खोलने का आदेश जारी होने से पहले ही नरक में तैनात सैनिकों ने रिपोर्ट कर दी थी कि उन्हें फर्श पर कहीं भी माइकल का एक भी निशान नहीं मिला। फिर भी किसी तरह इसके बावजूद वही युवक निकासी के दौरान पोर्टल से गुजर गया था। कैलम को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जैसे जैसे कैलम पूरी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, उसे हल्का सिर दर्द महसूस होने लगा। दुर्भाग्यवश अगर वह चाहता भी तो माइकल जैसे युवक को नजरअंदाज करना उसके बस की बात नहीं थी, क्योंकि माइकल सिर्फ एक प्रतिभाशाली युवक ही नहीं था, वह भविष्य में ईश्वर का वंशज बनने वाला था। महान लोकों में या उस स्तर के लोकों में जिस पर अरोरा खड़ी थी, पवित्र बालक की परिभाषा बहुत सख्त थी। यह उपाधि आसानी से नहीं दी गई थी। केवल उन्हीं प्राणियों को पवित्र संतान माना जाता था जिनमें ईश्वर बनने की क्षमता होती थी। कम से कम उनमें अर्धदेवता जगत में प्रवेश करने का स्पष्ट भाग्य होना आवश्यक था। वही क्षेत्र जिसकी खोज स्वयं कैलम कर रहा था, लेकिन अगर वह खुद से ईमानदार होता तो वह वास्तव में खुद को इसमें शामिल होते हुए नहीं देखता था। यह एहसास किसी कड़वाहट के साथ नहीं आया, बल्कि अनुभव से उपजी स्पष्टता के साथ आया। वह अपनी सीमा जानता था, और यही वजह थी कि माइकल जैसे व्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अरोरा में फिलहाल केवल एक ही मान्यता प्राप्त पवित्र बालक था। अगर उस गिनती में माइकल को भी जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 2 हो जाएगी। एक ही क्षेत्र में 2 पवित्र बच्चों का अस्तित्व होना सार्वभौमिक स्तर पर पहले से ही दुर्लभ था। लेकिन अगर कोई उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर विचार करे तो कैलम को कुछ असहज बात स्वीकार करने से खुद को रोकना पड़ा। इसे अभी भी एक पवित्र बालक के रूप में गिना जा सकता है, और ऐसा लग रहा था कि माइकल का पलड़ा भारी है। बेशक दूसरे पक्ष को अपना फायदा था, उनकी शक्ति पूरी तरह से उन्हीं के भीतर केंद्रित थी। दूसरी ओर माइकल एक जादूगर था, हालांकि उन्हें एक पारंपरिक जादूगर कहना भी सटीक नहीं लगता था। वह अजीब था। बहरहाल तुलनात्मक मूल्यांकन के बावजूद एक निष्कर्ष अपरिवर्तित रहा। वह माइकल को अकेला नहीं छोड़ सकता था, न केवल उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बल्कि फेडरेशन के दृष्टिकोण से भी। अरोरा एक विशाल क्षेत्र था, लेकिन इसके आकार की तुलना में इसमें मौजूद देवताओं की संख्या बेहद कम थी। ईश्वर का हर संभावित बीज एक रणनीतिक स्तंभ था, और जब ऐसे व्यक्ति सामने आए तो उनके चारों ओर सत्ता के गुट अनिवार्य रूप से बन गए। अगर माइकल जैसे किसी व्यक्ति को अकादमियों के तहत स्वतंत्र रूप से विकसित होने की अनुमति दी जाती, जो कि एक ऐसा संगठन है जो मूल रूप से फेडरेशन शासन का विरोध करता है, तो अरोरा का भविष्य का संतुलन बिगड़ जाएगा। फेडरेशन कभी भी इसकी अनुमति देने में सहज महसूस नहीं करेगा। अगर माइकल एक साधारण प्रतिभाशाली छात्र होता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेडरेशन में ऐसे कई लोग थे, और अवेकनेस की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रवेश परीक्षाओं के संबंध में अवेकन अकादमियों की विचारधारा की तरह ही साधारण व्यक्तियों के होने की तुलना में एक अद्वितीय रूप से विशेष व्यक्ति का होना बेहतर था। अलौकिक ब्रह्मांड में संख्याओं का महत्व केवल एक निश्चित सीमा तक ही था। यदि वे माइकल को प्राप्त नहीं कर सकते या उससे लाभ उठाने के लिए उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा संभव उपाय उसकी वृद्धि को सीमित करना है। जहां तक इस बात का सवाल है कि अकादमियां फेडरेशन के खिलाफ क्यों थी, इसका जवाब भी कई परतों वाला था। एक बात तो यह है कि इसमें सभी अकादमियां शामिल नहीं थीं। केवल अवेकन अकादमियों ने ही चुपचाप विरोध किया। कल्टीवेशन अकादमियां बिल्कुल अलग मामला थीं। वे संस्थान अनेक मायनों में संघ के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार थे। उनका वित्तपोषण, विनियमन और पर्यवेक्षण सीधे संघ के प्रशासन द्वारा किया जाता था। उनकी शिक्षण प्रणाली, संसाधन आवंटन और विकास के सभी साधन अंततः संघ की सैन्य संरचना में योगदान देते थे। फेडरेशन इसी तरह अपने योद्धाओं को तैयार करता था। अवेकन अकादमियां एक मौलिक रूप से भिन्न दर्शन के तहत संचालित होती थीं। उनकी विद्युत प्रणाली को मानकीकृत करना कठिन था। इसी वजह से उन्हें प्रशिक्षित करने वाली अकादमियों ने केंद्रीकृत नियंत्रण की तुलना में स्वायत्तता को कहीं अधिक महत्व दिया। उन्हें यह पसंद नहीं था कि फेडरेशन ये तय करे कि अवेकन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एकीकृत संस्थाओं के गठन के बाद उन्हें यह विचार पसंद नहीं आया कि स्नातक होने के बाद उनकी सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को फेडरेशन की कमान श्रृंखला में समाहित कर लिया जाए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि फेडरेशन ने कभी भी उन्हें सृजित नहीं किया था। वे केवल फेडरेशन के प्रति जवाबदेह थे और राज्य के शासी निकाय के प्रति सुविधा और सम्मान के लिए उसके अंतर्गत पंजीकृत थे। इस वैचारिक विभाजन ने सदियों से चले आ रहे तनाव को जन्म दिया। लेकिन अकादमियां अकेली नहीं थीं। उस ढीले ढाले विरोध में अन्य संस्थाएं भी शामिल थीं। उदाहरण के लिए अलौकिक घर। इसका कोई उपाय नहीं था, क्योंकि जब भी सत्ता का केंद्र बनता है तो अनिवार्य रूप से पदानुक्रम भी आ जाता है, और कोई भी शक्तिशाली सत्ता किसी दूसरी सत्ता के अधीन रहना पसंद नहीं करती थी, अगर उनके पास बराबरी का दर्जा हासिल करने की शक्ति हो। कुल मिलाकर फेडरेशन के पास अरोरा में सबसे अधिक संख्या में उच्च श्रेणी की महाशक्तियां केंद्रित थीं। ये तथ्य निर्विवाद था, लेकिन सत्ता अकेले अस्तित्व में नहीं होती। अरोरा में कई स्वतंत्र शक्ति गुट बिखरे हुए थे। इनमें से प्रत्येक गुट व्यक्तिगत रूप से फेडरेशन से छोटा था, लेकिन सामूहिक रूप से वे नगण्य नहीं थे। यदि कभी उन सभी पक्षों को गठबंधन करने के लिए मजबूर किया गया तो फेडरेशन को भी सावधानी से आगे बढ़ना होगा। जैसे ही सैन्य चौकी में माइकल का नाम गूंजा, उसके कदम उसी क्षण रुक गए। जब उसने अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। सैन्य परिसर के बहुत ऊपर, जहां परतदार रक्षात्मक संरचनाओं के परे आकाश स्पष्ट और विशाल रूप से फैला हुआ था, एक आकृति हवा में लटकी हुई खड़ी थी। कैलम, वह बस वहीं खड़ा था, नीचे देख रहा था, सीधे उसकी ओर देखते हुए। उसकी निगाहें पूरी निश्चितता के साथ माइकल पर टिक गईं, मानो दूरी का कोई महत्व ही न हो। माइकल की अंतरात्मा चीख रही थी। बिना किसी झिझक के उसकी स्थिति बदल गई। ज्ञान का परिवर्तन उनके भीतर तुरंत ही प्रवाहित होने लगा। माइकल बस हिलने ही वाला था, तब उसे एहसास हुआ कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पूरी तरह से गतिहीन था।
शरीर की हर मांसपेशी अपनी जगह पर जकड़ी हुई थी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें जबरदस्ती पकड़ रखा हो। अगली चाल के बारे में सोचते ही माइकल की आंखें और भी तेज हो गईं। टेलीपोर्टेशन। उसका मन ज्ञान की लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन क्षमता के माध्यम से शून्य की ओर अग्रसर हुआ। हालांकि जब वह वहां पहुंचा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। माइकल ने और जोर लगाया, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर उस कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तभी उसे सच्चाई का एहसास हुआ। उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये पूर्ण शक्ति प्राप्त कर चुके चौथे रैंक के प्राणी की ताकत थी। माइकल की निगाहें एक तरफ हट गईं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था जो ठंड से जम गया था। छात्र बीच रास्ते में ही रुक गए। एक सैनिक आधा मुड़ा हुआ ही रहा। किसी व्यक्ति की हरकत से हवा में लहराता हुआ कपड़े का एक टुकड़ा असामान्य रूप से लटका रहा। कोई नहीं हिला, किसी ने कुछ नहीं कहा। पूरा सैन्य अड्डा पूर्णतया सन्नाटे में डूब गया था। कुछ ही देर में एक और उपस्थिति प्रकट हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। उसने फेडरेशन की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, जो साफ सुथरी और रैंक चिन्हों से सजी हुई थी। उसके बाल सफेद थे और छोटे कटे हुए थे। उसका शरीर सीधा था, उसकी आंखें तेज थीं, और जैसे ही वह पहुंचा उसकी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। तुम क्या चाहते हो, बूढ़े आदमी? शब्द सीधे साधे थे, उनमें झुंझलाहट थी लेकिन साथ ही आत्मीयता भी। फिर मानो अचानक कोई जंजीर टूट गई हो। नीचे मौजूद सभी लोगों ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया और सैन्य चौकी ने खामोशी से एक जैसी सामूहिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। किसी की भी आंखों में झलकती राहत को कोई छिपा नहीं सका। माइकल को छोड़कर सभी। माइकल ने आराम नहीं किया। वह पहले ही समझ चुका था कि कैलुम यहाँ किसके लिए आया है। उसे खुद भी अभी तक ये नहीं पता था कि क्यों। और चूंकि नया सदस्य भी फेडरेशन का ही था, इसलिए माइकल को विश्वास नहीं था कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच संबंध खराब होंगे। उनका संदेह लगभग तुरंत ही सही साबित हो गया। कैलम की निगाहें थोड़ी सी घूमी, फिर वर्दी पहने बूढ़े आदमी पर टिक गईं। उसने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं की, लेकिन मानो उनके बीच की दूरी ने ही उन्हें अलग कर दिया हो। थोड़ी देर की बातचीत के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव बदल गए। समय बर्बाद किए बिना उसने अपनी नजरें नीचे की ओर झुका लीं। उसकी निगाहें भयावह सटीकता के साथ माइकल पर टिक गईं। माइकल नॉर्मन, आगे आइए। ये वाक्य किसी भारी बोझ की तरह लगा। माइकल के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। वह बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके मुंह से बात ही नहीं निकली। माइकल की अंतरात्मा ने एक बार फिर चीख मारी। कदम, दौड़ना, टेलीपोर्ट, कुछ भी। लेकिन इससे पहले कि उसका शरीर उस आदेश का पालन कर पाता, उसके जूतों के नीचे की जमीन उसे जमीन जैसी नहीं लगने लगी। माइकल के पैर उठने लगे। नीचे मौजूद भीड़ अनजाने में ही अलग हो गई। लोग सहज रूप से पीछे की ओर झुक गए। कुछ छात्र आंखें फाड़कर घूर रहे थे। उनके चेहरे पर साफ तौर पर हैरानी झलक रही थी। वे सोच रहे थे कि इस छात्र ने आखिर क्या किया है। वहीं कुछ अन्य छात्रों ने माइकल को तुरंत पहचान लिया। उनकी आंखों में गपशप करने की प्रवृत्ति पहले से ही झलक रही थी। माइकल का शरीर ऊपर की ओर उठता रहा। तभी उसे एक और परिचित आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन है, और हालांकि वह आकाश में मौजूद दोनों की तुलना में कहीं अधिक कमजोर थी, उसने माइकल को कहीं अधिक आश्वासन प्रदान किया। वह प्रशिक्षक सेरा थी। माइकल का उसके साथ कुछ पुराना रिश्ता था, क्योंकि वही थी जिसने रिन्ने के साथ उसकी रैंकिंग की लड़ाई की निगरानी की थी, और वही थी जिसे अकादमी ने छात्रों को नरक के द्वारों में से एक तक ले जाने के लिए भेजा था, जो उनका वर्तमान स्थान है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मेरी अकादमी के एक छात्र को क्यों ले जाया जा रहा है, महोदय? उसने पूछा। सेरा की आवाज़ जब उसके होठों से निकली तो वह स्थिर थी, लेकिन केवल वही जानती थी कि उस शांत बाहरी रूप के पीछे उसकी नसें कितनी तनावग्रस्त थीं। उसके सामने चौथे रैंक की दो महाशक्तियां खड़ी थीं, और वह केवल तीसरे रैंक पर थी। उनके बीच का अंतर केवल संख्यात्मक नहीं था। सेरा ये बात किसी और से बेहतर जानती थी। उसकी अंतरात्मा उसे चुप रहने और पीछे हटने के लिए कह रही थी। युवाओं से संबंधित जो भी काम फेडरेशन को करना हो, उसे संभालने दें। लेकिन वह हिली नहीं। उसका आत्मविश्वास से भरा मुखौटा बरकरार रहा। यह अकादमी का मामला था, और माइकल कोई साधारण छात्र नहीं था। वह अपने वर्ष का पहला रैंक प्राप्त नवागंतुक था। ये पद आसानी से हासिल नहीं हुआ था। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि दूसरे स्थान पर कौन रहा। रीन, स्वयं सहायक डीन की निजी शिष्या, एक रैंक 5 की जागृतिकर्ता जिसका अस्तित्व देवत्व की दहलीज के करीब था। माइकल का मूल्यांकन मानकों के आधार पर भी उससे आगे निकल जाना उसकी क्षमता के बारे में बहुत कुछ बताता है। यदि वह बिना कोई स्पष्टीकरण मांगे ही फेडरेशन को उसे ले जाने देती है, तो वह एक प्रशिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य में विफल हो जाएगी। जिस अकादमी ने इन छात्रों को उसकी देखरेख में सौंपा था, वह विफल रही। माइकल खुद असफल हो गया। उसकी धड़कन उसकी पसलियों से जोर से टकरा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने वर्दी पहने बूढ़े व्यक्ति की निगाहों में सीधे देखा, सादर लेकिन बिना सिर झुकाए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मेरी अकादमी के एक छात्र को क्यों ले जाया जा रहा है, महोदय? कैलम की आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगीं। उन्होंने सेरा में बसने का फैसला किया। कुछ क्षणों के लिए वह चुप रहा। वह बस उसे देखता रहा। फिर उनकी आवाज धीमी हो गई। आप कौन हैं? उसी समय कुछ अदृश्य चीज कसने लगी। ये पहले की तरह पूरे मैदान में नहीं फैला, बल्कि एक पतली अदृश्य रेखा में सिमट गया, जो सीधे सेरा पर ही दबाव डाल रही थी। किसी और को इसका एहसास नहीं हुआ। सैनिक नहीं, छात्र नहीं, परिसर में बिखरे हुए तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षक भी नहीं, केवल सेरा। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके कंधों के आसपास की हवा गाढ़ी होकर चिपचिपी हो गई हो। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। उसकी हृदय गति अचानक बढ़ गई, क्योंकि उसकी अंतरात्मा पहले से कहीं अधिक जोर से चीख रही थी। उसने सोचा, क्या ये कोई चेतावनी है? फिर भी जैसे जैसे चिंता उसकी रीढ़ की हड्डी में रेंगती गई, इसने केवल उस बात की पुष्टि की जिस पर वह पहले से ही विश्वास करती थी। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गलत। दबाव के बावजूद वह थोड़ा सीधा हो गई। मैं प्रशिक्षक सेरा हूं, उसने स्थिर स्वर में कहा, हालांकि उसकी धड़कनें तेज थीं। माइकल नॉर्मन मेरी अकादमी के अधीन एक छात्र है। प्रशिक्षक होने के नाते मुझे उसकी स्थिति और उसकी हिरासत का कारण जानने का अधिकार है। उसके शब्द सम्मानजनक थे लेकिन दृढ़ थे। इससे कैलम की कनपटी में हल्की सी हलचल ही हुई। सिरदर्द फिर से शुरू हो गया। वह लगभग भूल ही गया था।
अकादमियों के यहाँ होने का मूल कारण ही यही था। अभियान छात्र पर्यवेक्षित अन्वेषण और प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में नरक में प्रवेश कर चुके थे। इसका स्वाभाविक अर्थ ये था कि अकादमी के प्रशिक्षक भी उनके साथ गए थे। और इससे एक और बात स्पष्ट हो गई, आर्वेन उस समय क्यों प्रकट हुआ था, वह पहले हस्तक्षेप करने के लिए काफी करीब क्यों था। उस समय कैलुम ने इस विषय पर गहराई से विचार नहीं किया था, लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने पर घटनाओं का क्रम असुविधाजनक होता जा रहा था। उसकी नज़र सेरा से थोड़ी दूर हट गई। अब फ्यूचर एड्स, उसे पहले से ही इसका एहसास हो रहा था। अन्य निगाहें, अभी हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरा ध्यान दे रहा हूं। सामान्यतः कैलम ऐसे विचारों पर ध्यान नहीं देता था यदि उनमें ऐसे व्यक्ति शामिल होते जो शक्ति या पद में उससे कमजोर हों। लेकिन मौजूदा स्थिति अलग थी, क्योंकि वह युवक साधारण नहीं था। माइकल के आसपास उठाया गया हर कदम भविष्य के लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। इसके परिणाम कैलम से कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं। यहाँ तक कि माइकल को अपने साथ ले जाने का ये वर्तमान कृत्य भी उन्होंने हल्के में नहीं लिया था। सच तो यह है कि उनके ठंडे बाहरी रूप के पीछे अनिच्छा छिपी हुई थी। उन्हें स्थिति की गंभीरता समझ में आ गई थी। अकादमियों के लिए इसे फेडरेशन द्वारा उनके सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक का अपहरण करने के रूप में समझा जा सकता है। दूर से चुपचाप अवलोकन कर रहे बिखरे हुए सत्ता गुटों के लिए इसे दमन के रूप में देखा जा सकता है। और फेडरेशन के कुछ उच्च अधिकारियों को, उन्हें पहले से ही पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। वही कठोर रुख अपनाएगा जो टकराव पैदा कर रहा है, जबकि उनसे ऊपर का एक अन्य व्यक्ति बाद में मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप करेगा। अच्छा पुलिस वाला, उन्हें सहयोग और कृतज्ञता प्राप्त होती रही, जबकि साथ ही साथ उन्हें हमलावर के रूप में याद किए जाने का बोझ भी उठाना पड़ा। कैलम ने धीरे धीरे नाक से सांस छोड़ी। उसकी निगाहें एक बार फिर सेरा पर टिक गईं। उसके कंधों पर दबाव थोड़ा सा बढ़ गया, जो उसे रैंक 3 और रैंक 4 के बीच के अंतर की याद दिलाने के लिए काफी था। फिर भी उसने न तो सिर झुकाया और न ही पीछे हटी। बस इसी बात से उनकी आंखों में स्वीकृति की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। ये तो परेशानी वाली बात है, उसने सोचा। दुर्भाग्यवश वह इतनी महत्वहीन भी नहीं थी कि उसे बिना किसी परिणाम के चुप करा दिया जाए। फिर उसकी निगाहें वापस माइकल की ओर मुड़ गईं, जो अभी भी हवा में लटका हुआ था। हालात उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल हो गए थे, लेकिन परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया था। माइकल फिर भी उसके साथ आएगा, इस तरह या किसी और तरह, और यह सब उस पागल आदमी के बाहर आने से पहले ही होना था। कैलम की निगाहें सेरा पर एक और पल के लिए टिकी रहीं, फिर थोड़ी नरम पड़ गईं। जब उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया तो उनके लहजे में पहले वाली तीक्ष्णता कुछ कम हो गई थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, कई कारणों से मैं स्थिति का विस्तृत विवरण नहीं दे सकता। हालांकि अकादमी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी नजरें पल भर के लिए माइकल की लटकती हुई आकृति पर पड़ीं और फिर सेरा पर लौट आईं। छात्र सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण के लिए ही उसकी आवश्यकता है। उसे जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। सेरा ने ध्यान से सुना, लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, कुछ उसकी अंतरात्मा को कचोटने लगा। एक ऐसी बात जो ठीक नहीं लगी। उसकी निगाहें एक बार फिर ऊपर की ओर मुड़ गईं। माइकल को तभी उसे इस बात का एहसास हुआ। माइकल ने एक शब्द भी नहीं कहा था। जब उसका नाम पुकारा गया तब नहीं, जब उसने हस्तक्षेप किया तब ऐसा नहीं हुआ, अभी भी नहीं। बस इसी बात से उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने माइकल को युद्ध में देखा था और उससे पहले भी बात की थी। उसने देखा था कि जानलेवा दबाव में भी वह कितना शांत और संयमित रहता था। इस तरह की चुप्पी उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। दुर्भाग्यवश जिस स्थिति में वह थी, उस वजह से वह उसके चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, लेकिन उसकी अंतरात्मा चीख चीख कर बता रही थी कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत सोचकर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, तो मैं पहले अपने छात्र से बात करना चाहूंगा। उसका लहजा सम्मानजनक बना रहा, लेकिन अब अधिक सीधा था। यदि उसे ले जाया जाना है तो मेरा मानना है कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से उसकी स्थिति की पुष्टि करना उचित होगा। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि कैलम प्रतिक्रिया दे सकता है, लेकिन तभी एक और आवाज बीच में आ गई। फेडरेशन की सैन्य वर्दी पहने बूढ़ा व्यक्ति हवा में थोड़ा आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति तेज और अधिकारपूर्ण थी। नहीं, उस एक शब्द का गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी निगाहें सेरा पर टिकी, जो कैलम की निगाहों से कहीं अधिक ठंडी थीं। आप फेडरेशन के आधिकारिक कामकाज में बाधा नहीं डालेंगे। उनकी आवाज में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, इस मामले को सैन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। आपकी अकादमी का पर्यवेक्षणीय अधिकार संघ के जांच अभियानों तक विस्तारित नहीं होता है। सेरा का जबड़ा हल्का सा कस गया। उसने अपना सिर नहीं झुकाया, लेकिन इनकार बिल्कुल स्पष्ट था। उसके पीछे अकादमी के कुछ अन्य प्रशिक्षक बढ़ते तनाव से आकर्षित होकर करीब आने लगे थे। सैन्य चौकी के माहौल में एक बार फिर सूक्ष्म बदलाव आ गया था। छात्रों को इसका आभास हो गया था, सैनिकों को इसका आभास हो गया था। यहाँ तक कि जो लोग राजनीति की गहरी परतों को समझने में बहुत कमजोर थे, वे भी महसूस कर सकते थे कि उनके ऊपर कुछ गंभीर घटित हो रहा है। इसी बीच माइकल का शरीर धीरे धीरे हवा में ऊपर उठता रहा। एक अदृश्य शक्ति द्वारा असहाय रूप से ऊपर की ओर खींचा जा रहा था, जिसका वह न तो विरोध कर सकता था और न ही उसे तोड़ सकता था। तभी आसपास के पूरे इलाके में एक आवाज गूंज उठी, मेरे शिष्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत कौन करता है। जमीन पर जमा हुए छात्रों के बीच सेरा के ठीक पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ा एक व्यक्ति बिना कोशिश किए ही सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था। वह एक महिला छात्रा थी जिसने अजीबोगरीब दिखने वाला कवच पहन रखा था। उसके ऊपर हवा में कई फीट की ऊंचाई पर एक महिला की आकृति मंडरा रही थी। सफेद बाल, लंबी और बहती हुई, मानो किसी ऐसी हवा में फंसी हो जिसे कोई और महसूस नहीं कर सकता। उसके चेहरे के भाव तीक्ष्ण, सुरुचिपूर्ण और अविश्वसनीय रूप से शांत थे। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन स्थिर अवस्था में भी उसकी उपस्थिति से एक ऐसा अधिकार झलक रहा था जो आसपास के लोगों की इंद्रियों पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डाल रहा था। यह एक साधारण होलोग्राम जैसा नहीं लग रहा था। उसके नीचे खड़ी छात्रा कोई और नहीं बल्कि रिन थी। टकराव शुरू होने के बाद से वह चुप थी। उसकी निगाहें पूरे समय माइकल के उठते हुए शरीर पर टिकी रहीं। रिन ने यह दावा करने की हिम्मत नहीं की कि वह माइकल को अच्छी तरह जानती है, लेकिन वह इतना जरूर जानती थी कि उसके साथ बंधक जैसा व्यवहार करना उचित नहीं था। नरक की पहली परत पर माइकल से अलग होने के बाद वह कुछ ही समय बाद पीछे हट गई। माइकल की तरह वह भी सीधे फेडरेशन केंद्र की ओर चल पड़ी।
अपना लक्ष्य पूरा करने के बाद नरक में उसका और कोई काम नहीं था। हालांकि वहां पहुंचने पर उसे जो देखने को मिला वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था। उसे एक स्थायी स्टेशन की उम्मीद थी, व्यवस्था, कर्मचारी, ढांचा। इसके बजाय उसे खंडहर मिले, रह चुके किले, टूटी फूटी रक्षात्मक व्यवस्थाएं। आसपास के वातावरण में अभी भी बची हुई राक्षसी आभा एक अमिट निशान की तरह चिपकी हुई है। वहीं पर उसे पहली बार दानव राजा की घटना के बारे में पता चला। पूरी बात सुनने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग में माइकल का नाम आया। वह सोच रही थी कि क्या उसे इसके बारे में पता था, क्या वह इसमें शामिल था, क्या वह बच भी पाया था। इसके बाद रिन ने स्टेशन के अवशेषों की छानबीन की और हर सुलभ हिस्से की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। कोई उपस्थिति नहीं, कोई ऊर्जा चिन्ह नहीं, कुछ भी नहीं। उस समय उसने ये निष्कर्ष निकाला कि माइकल अभी तक स्टेशन पर नहीं पहुंचा था और संभवतः अभी भी नरक के भीतर कहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों एक ही समय पर अरोरा लौटेंगे, और न ही उसने उसे इस तरह की स्थिति में देखने की उम्मीद की थी। हालांकि उसे ऊपर घटित हो रही पूरी परिस्थितियों की समझ नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। और जब फेडरेशन के अधिकारी ने सेरा को इतनी बेबाकी से मना कर दिया, रिन के आसपास की हवा में कुछ बदलाव आया जो लगभग अगोचर था। एक निर्णय लिया गया। एक लंबे समय से चली आ रही साधना परंपरा वाले परिवार से ताल्लुक रखने वाले चौथे दर्जे के महाशक्तिशाली व्यक्ति की प्रियपोती होने के नाते और एक ऐसे पांचवें दर्जे के जागृत व्यक्ति की प्रत्यक्ष शिष्या होने के नाते जो पहले से ही देवत्व के करीब पहुंच चुका था, रिन के पास उपलब्ध साधन साधारण से कहीं अधिक असाधारण थे। माइकल द्वारा दिए गए उस सहायक पदार्थ के बिना भी, जिसे वह मूल रूप से अपने नरक अभियान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में चाहती थी, उसके पास अभी भी समान या उससे भी अधिक मूल्यवान सुरक्षा उपाय मौजूद थे। एक कारण उसके शरीर में आत्माओं का प्रकट होना था, एक उसकी दादी का था, दूसरा उसके शिक्षक का था। आत्माओं का प्रक्षेपण। उच्च श्रेणी की महाशक्तियों के बीच भी इन्हें अत्यंत मूल्यवान तुरुप का पत्ता माना जाता था, क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं था। यह कोई संदेश रिकॉर्ड करने या जादू का निशान छोड़ने का मामला नहीं था। किसी सच्ची आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए रचनाकार को अपनी चेतना के एक अंश को अलग करना आवश्यक होता है। अक्षरशः उनकी इच्छा शक्ति, बोध और शक्ति का एक छोटा सा अंश उनकी मूल आत्मा से अलग करके एक तैयार पात्र या लंगर में सील करना पड़ता था, तभी इसे दूर से बुलाया जा सकता था। यदि प्रक्षेपण नष्ट हो जाता है तो मूल मालिक को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि यदि इसे अच्छी तरह से किया जाता है तो इससे पूरी प्रक्रिया के दौरान निर्माण से लेकर अंत तक केवल अस्थायी कमजोरी ही उत्पन्न होती है। फिर भी जोखिमों के बावजूद कई प्रभावशाली हस्तियों ने इन्हें बनाना ही चुना। इसके कारण अलग अलग थे। कुछ लोगों ने अपने शिष्यों की रक्षा के लिए ऐसा किया, अन्य लोग वंशजों की देखभाल करेंगे। कुछ लोगों ने विरासत की रक्षा के लिए निषिद्ध क्षेत्रों, प्राचीन खंडहरों या गुप्त क्षेत्रों में अपने निशान छोड़ दिए, और कुछ मामलों में प्रक्षेपण का उद्देश्य केवल निवारक उपाय के रूप में था। रीन के मामले में उसके पास दो थे, एक वस्तु उसकी दादी की थी, दूसरा उसके शिक्षक का था। दोनों ही अपने अपने तरीके से असाधारण व्यक्तित्व थे, लेकिन जब सैन्य परिसर के ऊपर स्थिति और बिगड़ गई तो रिन ने बिना किसी झिझक के अपना फैसला लिया। उसने अपने शिक्षक के प्रक्षेपण का आह्वान किया। कारण सीधा साधा था, उसकी शिक्षिका अधिक मजबूत थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह वर्तमान मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। अवेकना अकादमी की सहायक डीन होने के नाते फेडरेशन द्वारा अकादमी के शीर्ष क्रम के छात्रों में से किसी एक को जबरन हिरासत में लेने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र में आता था। यहाँ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसकी दादी शक्तिशाली थी, लेकिन अगर उनका प्रभाव भी दिखाई देता तो इस विशेष टकराव में उसका संस्थागत महत्व कम होता। और उससे भी आगे एक और भी कठोर सच्चाई थी, कोई भी कृत्रिम संरचना, चाहे वह कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, मूल शरीर की युद्ध क्षमता से पूरी तरह मेल नहीं खा सकती। यदि वास्तव में संघर्ष छिड़ जाता है तो उसकी दादी की परिकल्पना कैलम जैसी रैंक 4 फेडरेशन की शक्तिशाली सेना को निर्णायक रूप से दबाने में सक्षम नहीं होगी। लेकिन उनकी शिक्षिका का नजरिया अलग था। यदि परिस्थिति का संतुलन बदलने में सक्षम कोई भी क्षमता मौजूद थी तो वह उसकी ही होगी, और इसलिए रिन ने उसी के अनुसार चुनाव किया। जैसे ही वह प्रक्षेपण पूरी तरह से प्रकट हुआ, आसपास की हवा में हल्की सी लहर दौड़ गई, मानो वास्तविकता को भी उसकी उपस्थिति के अनुरूप ढलने में कुछ क्षण लग रहे हों। सफेद बालों वाली महिला की बंद आंखें धीरे धीरे खुलीं। वे शांत थे, स्पष्ट, लेकिन साथ ही इसमें भ्रम का हल्का सा अंश भी झलक रहा था। उसकी नजरें एक बार आसपास के वातावरण पर घूमी, फिर उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। वे रिन पर उतरे। राइन। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें एक अचूक गंभीरता थी। भले ही वह एक ध्वनि के रूप में प्रकट हो रही थी, फिर भी उसमें निहित अधिकार आसपास के लोगों की इंद्रियों पर सूक्ष्म रूप से प्रभाव डाल रहा था। आपको किन किन खतरों का सामना करना पड़ा है? उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। और मुझे क्यों बुलाया गया है? तभी उसकी नज़र बगल में घूम गई। उसने देखा कि सेरा थोड़ी दूरी पर खड़ी है। पहचान की अनुभूति तुरंत ही धुंधली हो गई। सेरा। उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव आया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी उसकी सोच का दायरा और भी व्यापक हुआ। उसने बाकी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। छात्र सिर्फ एक अकादमी से नहीं, बल्कि कई अकादमियों से। प्रशिक्षक परिसर के चारों ओर बिखरे हुए थे, संगठित रूप में उपस्थित संघ के सैनिक। उसकी आंखें थोड़ी ऊपर उठीं। उसने सैन्य परिसर का जायजा लिया, रक्षात्मक व्यवस्थाएं, फिर एहसास हुआ, उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। उसकी निगाहें एक बार फिर रिन पर टिक गईं। क्या अब अभियान से वापस लौटने का समय आ गया है? क्योंकि आप में से कुछ लोग काफी थके हुए लग रहे थे। रिन ने हल्के से सिर हिलाया। जी हाँ शिक्षक जी। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसमें छिपा तनाव स्पष्ट था। हमने अपने लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। छात्र नरक से निकलने की तैयारी कर रहे थे। प्रोजेक्शन ने इसे शांतिपूर्वक ग्रहण कर लिया। उसकी निगाहें एक बार फिर इकट्ठे हुए छात्रों पर घूमी और उनकी दयनीय हालत पर कुछ पल ठहर गईं। फिर उसकी नजरें वापस रिन पर टिक गईं। समस्या क्या है? उसकी आवाज में अब कोमलता नहीं थी, वह अधिक दृढ़ और सीधी हो गई थी। अब उसमें एक आधिकारिक व्यक्ति की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। इस बार राइन ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना हाथ उठाया और ऊपर की ओर इशारा किया, सीधे हवा में लटके हुए माइकल की ओर। संघ बिना किसी स्पष्टीकरण के अकादमी के एक छात्र को ले जाना चाहता है।
उसका हाथ थोड़ा सा हिला, उंगली हिली और अब ऊपर मंडरा रही 2 चौथे दर्जे की महाशक्तियों की ओर इशारा कर रही थी। आमतौर पर शांत रहने वाले उसके चेहरे पर अब खुले तौर पर असंतोष का एक दुर्लभ भाव दिखाई दे रहा था, और उन्होंने अकादमी को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। प्रक्षेपण ने उसके शिष्य के हाव भाव की दिशा का अनुसरण किया। उसकी नज़र सबसे पहले माइकल पर पड़ी, फिर उसकी दृष्टि धीरे धीरे कैलुम और उसके बगल में खड़े उस बूढ़े सैनिक की ओर मुड़ गई। उसके चेहरे पर तुरंत कोई कठोरता नहीं आई, लेकिन उसकी आंखों का तापमान काफी कम हो गया। साथ ही उनकी समझ और भी गहरी होती चली गई। ये कल्पना माइकल के अस्तित्व के बारे में उच्च पदस्थ व्यक्तियों को पता चलने से बहुत पहले ही रची गई थी। वह उसे नहीं जानती थी, वह उसका नाम, उसकी उपलब्धियां, उसका पद या उसकी क्षमता नहीं जानती थी। उसके लिए वह महज एक अकादमी का छात्र था, एक अपरिचित युवक, लेकिन वह अपनी शिष्या को जानती थी। रेनावेगी या लापरवाह नहीं थी। वह मामूली विवादों या व्यक्तिगत शिकायतों पर कभी भी इतनी आसानी से प्रतिक्रिया नहीं देती थी। किसी भविष्यवाणी का सहारा लेने का एक ही मतलब था, उसे विश्वास हो गया था कि स्थिति उसकी क्षमता से परे हो गई है। भले ही वह निलंबित युवक को नहीं जानती थी, लेकिन वह अपने शिष्य के फैसले के पीछे के महत्व को समझती थी। अगर राइन ने उसे बुलाने लायक समझा तो यह कोई साधारण मामला नहीं था। उसकी निगाहें एक बार फिर आकाश की ओर उठीं। अब उसका अधिकार पूरी तरह से प्रकट हो गया, शांत लेकिन अधिक। जब उसने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में पहले से कहीं अधिक वजन था। आप दोनों, एक विराम, बताइए कि किसी अकादमी के छात्र को संस्थागत सूचना दिए बिना दमनकारी कार्रवाई के तहत क्यों हिरासत में लिया जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच का माहौल तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही प्रक्षेपण की शक्ति पूरी तरह से प्रकट हुई, कैलुम का चेहरा बिगड़ गया। हालांकि यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, फिर भी उसने उसे तुरंत पहचान लिया। वह ऐसा कैसे नहीं कर सकता था। अरोरा में बहुत कम ही ऐसे प्राणी थे जिनकी उपस्थिति मात्र से राजनीतिक संतुलन बदल सकता था, और यह महिला उनके बीच खड़ी थी। गागे, या फिर जैसा कि उन्हें उच्च लोकों में व्यापक रूप से जाना जाता था, दिव्य देवी गैगे, शांत जल की सम्राट, अरोरा की प्रमाणित अर्धदेवियों में से एक। जैसे ही सच्चाई का एहसास हुआ, कैलुम के कंधों में तनाव धीरे धीरे बढ़ गया। उन्होंने सिर नहीं झुकाया, लेकिन फिर भी सहज रूप से उनकी मुद्रा सीधी हो गई। यहाँ तक कि एक प्रक्षेपण के प्रति भी सम्मान दिखाना आवश्यक था, क्योंकि चेतना के उस अंश में निहित शक्ति को एक सामान्य रैंक 4 अनदेखा नहीं कर सकता था। वह बोला, तो फिर आप ही तो मशहूर होंगे, कृपया शिष्टाचार का पालन न करें। गैगे ने उसकी ओर पूरी तरह देखे बिना ही उसकी बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज़ सपाट, उदासीन और लगभग अधीर थी। उसकी निगाहें माइकल पर बस एक पल के लिए टिकीं और फिर पूरी तरह से कैलम और उसके बगल में खड़े सैन्य अधिकारी पर टिक गईं। सीधे मुद्दे पर आओ। ये व्यवधान एक हल्के थप्पड़ की तरह लगा। कैलम का जबड़ा हल्का सा कस गया, लेकिन उसने क्रोध नहीं दिखाया, क्योंकि एक प्रक्षेपण के रूप में भी उससे निकलने वाला दबाव बहुत अधिक था। उसने तुरंत ही स्थिति को पुनः समायोजित कर लिया। जब उन्होंने दोबारा बात की तो उनका लहजा सेरा के साथ बोले गए लहजे से कहीं अधिक सम्मानजनक था। दिव्य देवी गागे, एक संक्षिप्त विराम। कई कारणों से मैं स्थिति के विशिष्ट विवरणों का खुलासा करने में असमर्थ हूँ। उसने माइकल की लटकी हुई आकृति की ओर हल्का सा इशारा किया। हालांकि अकादमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। छात्र सुरक्षित है, उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उनके शब्द संयमित और संतुलित थे। मुझे उनसे कुछ मामलों पर स्पष्टीकरण चाहिए। एक बार यह कार्य पूरा हो जाने पर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। ये वही स्पष्टीकरण था जो उसने सेरा को दिया था, लेकिन कहने का तरीका बिल्कुल अलग था। अधिक औपचारिक, अधिक सतर्क, क्योंकि जिससे वह बात कर रहा था वह कोई प्रशिक्षक नहीं बल्कि एक अर्धदेव था। अगर उसके सामने सिर्फ एक टुकड़ा भी खड़ा हो तो वह टुकड़ा ही शायद उसका मुकाबला करने के लिए काफी होगा। कैलम को यह बात पता थी। गैगे जैसी किसी हस्ती से निकली आत्मा सामान्य सीमाओं से कहीं आगे तक कार्य कर सकती है। यदि सचमुच कोई संघर्ष छिड़ जाता है तो वह उसे आसानी से दबा नहीं पाएगा। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक अपना संतुलन बनाए रखा। सम्मानजनक लेकिन अधीन नहीं, दृढ़ लेकिन उत्तेजक नहीं। वह संघ के अधिकारियों के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहता था, फिर भी अकादमियों से सीधे जुड़े एक अर्धदेवता के समक्ष वह अनादर का जोखिम नहीं उठा सकता था। दोनों पक्षों के एक दूसरे को देखते ही सैन्य परिसर के ऊपर का वातावरण धीरे धीरे और अधिक गंभीर हो गया। कैलुम के बोलने के बाद गैगे ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल उसने उसे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें उससे आगे निकल गईं, मानो वह उसकी दृष्टि रेखा में महज एक सजावटी बाधा हो। जब उसने अंततः बोलना शुरू किया तो उसका लहजा शांत, उदासीन और पूरी तरह से उपेक्षापूर्ण था। यदि संघ को अकादमी के छात्र की उपस्थिति की आवश्यकता हो, उद्धरण चिन्ह, एक संक्षिप्त विराम, तब फेडरेशन अकादमी में आएगा। उसकी निगाहें थोड़ी सी इधर उधर घूमी, हालांकि पूरी तरह से कैलम पर नहीं टिकी। आप एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत करेंगे, एक और विराम, और अनुमति की प्रतीक्षा करें। शब्द ऊंचे नहीं थे, फिर भी उनमें एक ऐसा भार था जो चिल्लाने से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालता था। उसके लहजे में छिपी उपेक्षा को देखकर कैलम के बगल में बैठे बूढ़े सैनिक का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आभा में हल्की सी झुंझलाहट झलक रही थी। आपको इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए देवी जी, उसने ठंडे स्वर में कहा। उपाधि का उच्चारण तो किया गया, लेकिन उसमें सम्मान का भाव नामात्र का था। उसकी आवाज में चेतावनी छिपी हुई थी। गैगे की निगाहें धीरे धीरे उसकी ओर घूम गईं। आप क्या कर सकते हैं? सवाल सीधा साधा था, लगभग जिज्ञासा भरा। फिर भी उसमें निहित चिंता की कमी ने इसे खुलेआम उपहास से कहीं अधिक अपमानजनक बना दिया। बूढ़े व्यक्ति का संयम टूट गया। उसके चेहरे पर क्रोध के भाव उभर आए। वह अचानक कैलम की ओर मुड़ गया। वह तो सिर्फ एक प्रतिबिंब है। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। गैगे ने हल्की सी आवाज निकाली। ओह, ये गुस्सा नहीं था, झुंझलाहट भी नहीं थी, ये तो मनोरंजन जैसा लग रहा था। उसके होंठ हल्के से मुड़े, फिर उसने एक उंगली उठाई। यही सब कुछ था, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उठी, सैन्य परिसर के ऊपर कुछ प्रकट हुआ। एक सूर्य, संपीड़ित काले पानी से बना एक काला सूर्य। ये हवा में चुपचाप मंडरा रहा था, विशाल होते हुए भी सीमित। इसकी सतह एक अंतहीन अथाह महासागर की तरह लहरदार थी, जिसे गोलाकार आकार में ढालने के लिए मजबूर किया गया था। इससे कोई ऊष्मा विकीर्ण नहीं हुई, मैदान में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही यह प्रकट हुआ, कैलुम और उस बूढ़े सैनिक दोनों के चेहरे पर एक साथ निराशा दिखाई दी।
रक्षा करना। बूढ़े आदमी ने चिल्लाने की कोशिश की। वह और कैलुम दोनों प्रतिक्रिया देने के लिए आगे बढ़े। बिजली का प्रवाह अचानक बढ़ गया, लेकिन वे हिल नहीं सके। उनके शरीर एक ही स्थान पर स्थिर हो गए, मानो उनके आसपास का स्थान सीलबंद कांच में बदल गया हो। उनकी रक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित भी नहीं हुई थी कि काले पानी के सूर्य ने एक बार स्पंदन किया। बस एक छोटी सी लहर। अगले ही पल रैंक 4 की दोनों महाशक्तियों को चित्रे चिट्टे कपड़ों की तरफ फेंक दिया गया। उनकी आकृतियां आकाश में तेजी से गुजरी, हवाई क्षेत्र की परतों को चीरती हुई एक दूरदराज के इलाके में जा गिरी। बूम! एक तेज आवाज सुनाई दी और काफी दूर से भी सैन्य परिसर हिंसक रूप से हिल उठा, क्योंकि वहां स्थापित रक्षात्मक व्यवस्थाएं ध्वस्त होने के कगार पर थीं। पूरी सैन्य चौकी में सन्नाटा छा गया। छात्र स्तब्ध रह गए, सैनिक अकड़ गए, यहां तक कि अवलोकन कर रहे प्रशिक्षकों को भी अपने सिर की त्वचा सुन्न होने का अनुभव हुआ। अभी अभी जो कुछ हुआ वह एक प्रक्षेपण था जिसने लापरवाही से 2 चौथे दर्जे की महाशक्तियों को दूर कर दिया। ये बिल्कुल एक वयस्क द्वारा शोर मचाने वाले बच्चों को अनुशासित करने जैसा था। 2 रैंक 4 के बच्चे। प्रक्षेपण की निगाहें एक बार फिर रिन पर टिक गईं। रिन ने धीरे से सांस ली, फिर अपना सिर झुका लिया। धन्यवाद शिक्षक। उसकी आवाज में राहत और कृतज्ञता दोनों झलक रही थी। गैगे ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर उसने बोलना शुरू किया। क्या आपको अपने अपराध के बारे में पता है? रिन ने पलकें झपकाईं। इस बार उसके चेहरे पर स्पष्ट चिंता झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह ... नहीं शिक्षक। गैगे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इस हाव भाव में असहमति झलक रही थी, लेकिन निराशा नहीं। इस ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? गैगे ने पूछा। रिन ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझक महसूस की। उद्धरण चिन्ह ... शक्ति। गैगे ने एक बार सिर हिलाया। सही। उसकी आवाज शांत बनी रही, लेकिन उसकी निगाहें थोड़ी तेज हो गईं। अगर तुम काफी मजबूत होते तो तुम्हें मेरी छवि को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रिन की उंगलियां उसके बगल में हल्की सी कस गईं। गैगे ने आगे कहा, क्या आपको समझ में आया कि आपने आज कितना खर्च किया है? उसने अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाया, जिससे उसके चारों ओर का प्रक्षेपण हल्का सा हिलने लगा। इस तरह के प्रक्षेपण में मेरी चेतना और शक्ति का एक अंश समाहित होता है। एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसकी निगाहें फिर से रिन पर टिक गईं। आपने इसका इस्तेमाल किया है? एक विराम। इतनी शक्ति पहले ही बर्बाद हो चुकी है। उसकी आवाज नरम पड़ गई, हालांकि उसमें निहित गंभीरता और भी बढ़ गई। भविष्य में जब आपको किसी वास्तविक खतरे का सामना करना पड़े तो क्या होगा? रिन के होंठ हल्के से खुले। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। गैगे ने उसे कुछ देर और देखा, फिर हल्की सी सांस छोड़ी। अंततः उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में नरमी आ गई। ये बेहतर के लिए हो सकता है। रिन्ने ने असमंजस में पलकें झपकाईं, लेकिन गैगे ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसकी निगाहें अपने शिष्य से हट गईं, ऊपर की ओर, आकाश की ओर, माइकल की ओर। अब तक माइकल दमनकारी पकड़ से मुक्त हो चुका था। वह हवा में लटका हुआ था, अब उस पर कोई बंधन नहीं था, हालांकि वह अभी तक हिला भी नहीं था। वह सीधे गागे की ओर घूर रहा था। उसके चेहरे पर सदमे के भाव स्पष्ट रूप से झलक रहे थे। गैगे कुछ सेकंड तक चुपचाप उसे देखती रही। उसकी निगाहें उस पर हल्के से पड़ी, मानो किसी गहरी चीज की सतह को छू रही हों। फिर वह मुस्कुराए, एक छोटी हल्की सी मुस्कान। दिलचस्प, उसने कहा। इससे पहले कि माइकल कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी छवि गायब होने लगी। सफेद रोशनी हवा में धुंध की तरह बिखर गई। उसकी आकृति चमकते पानी के तैरते कणों में विलीन होकर हवा में पूरी तरह घुल गई। गैगे की छवि के गायब होने के बाद कई लंबे सेकंड तक कोई नहीं हिला। सैन्य परिसर में सन्नाटा छाया हुआ था। छात्र अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए। वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। 2 रैंक 4 महाशक्तियों को बड़ी आसानी से ध्वस्त कर दिया गया। एक प्रक्षेपण द्वारा उन्हें एक तरफ धकेल दिया गया। प्रशिक्षकों को भी खुद को संभालने के लिए कुछ पल चाहिए थे। अंततः प्रशिक्षक सेरा ने ही लकवा को तोड़ा। उसने एक बार गहरी सांस ली, खुद को संभाला, फिर अकादमी के छात्रों की ओर तेजी से मुड़ी। सब लोग तुरंत फिर से इकट्ठा हो जाओ, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उस आदेश ने बचे हुए सदमे को तुरंत दूर कर दिया। तत्काल वापसी की तैयारी करें। उनके लहजे में देरी की कोई गुंजाइश नहीं थी। माइकल की अकादमी के छात्र तुरंत हरकत में आ गए, सहज रूप से उसकी आवाज में निहित अधिकार का पालन करते हुए। लेकिन सेरा ने यह नहीं कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहती थी। उसकी निगाहें एक बार दूर क्षितिज की ओर घूमी, जहां कैलुम और बूढ़ा सैन्य अधिकारी विस्फोट में मारे गए थे। उसे नहीं लगता था कि वे लौटेंगे। उस हड़ताल के बाद तो बिल्कुल नहीं। यदि वे बच जाते तो घायल होते, यदि वे नहीं बचते तो राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो जाती। किसी भी सूरत में उसका यहाँ इतने लंबे समय तक रुकने का कोई इरादा नहीं था कि उसे सच्चाई का पता चल सके। प्रतिशोध की संभावना कम थी, लेकिन असंभव नहीं थी, और वह दर्जनों छात्रों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वह अनुमानों के आधार पर उनकी सुरक्षा को दांव पर नहीं लगाएगी। उन्होंने आगे कहा, तत्काल कार्रवाई करें। शब्दों के उस सूक्ष्म चयन से ही उसके असली विचार प्रकट हो गए। उसके आसपास के प्रशिक्षकों ने जल्दी ही बात समझ ली और अपने अपने छात्र समूहों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इसी बीच माइकल धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगा। अदृश्य बंधन हट गया था। वह राइन के बगल में जमीन पर हल्के से उतरा। कुछ पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर माइकल सबसे पहले सेरा की ओर मुड़ा। उन्होंने आदरपूर्वक सिर हिलाया। धन्यवाद प्रशिक्षक। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन सच्ची थी। सेरा ने कुछ पल के लिए उसकी ओर देखा और पुष्टि की कि वह सुरक्षित है। उसने एक बार सिर हिलाया। अपनी पंक्ति में बने रहो, उसने कहा। हम तुरंत निकल रहे हैं। कोई फटकार नहीं लगी, कोई पूछताछ नहीं हुई। इससे ही माइकल को समझ आ गया कि वह अभी अभी यहाँ जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। अभी नहीं, वह समझ। इसके बाद माइकल ने राइन की ओर रुख किया। उनके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। धन्यवाद, उन्होंने कहा। सेरा से कही गई उनकी बातों के विपरीत इस बार कही गई बात का गहरा महत्व था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसने क्या किया था। इस तरह की परछाई को बुलाना कोई छोटी बात नहीं थी। रिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। एक क्षण के लिए दोनों आपसी समझ के साथ खड़े रहे। फिर सेरा की आवाज मैदान में दोबारा गूंज उठी। अकादमी के सभी कर्मचारी पोर्टल को व्यवस्थित करें। हम 5 मिनट में रवाना।
होंगे। कभी टकराव की स्थिति में फंसा सैन्य परिसर अब व्यवस्थित वापसी की ओर बढ़ रहा था। छात्र एकत्रित हुए, प्रशिक्षकों ने एग्जिट एरे को सक्रिय किया। आयोजन स्थल पर ऊर्जा की आकृतियां चमकने लगीं, लेकिन जैसे ही वे जाने की तैयारी कर रहे थे, कई निगाहें अभी भी माइकल की ओर ही टिकी हुई थीं। रेन्ने की ओर, उस खाली आकाश की ओर जहां एक अर्धदेवता की छवि प्रकट हुई थी। क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग ये जानते थे, आज की घटना इस युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगी। इसका असर अकादमियों में साफ दिखाई देगा, पूरे संघ में, औरोरा के पार ही। और उस हलचल के केंद्र में एक नाम था, माइकल नॉमन। जब आसमान में रोशनी चमकने लगी तो रायन अपनी जगह से नहीं हिले। छात्र इकट्ठा हो रहे थे, प्रशिक्षक निर्देश दे रहे थे। जैसे ही टेलीपोर्टेशन सिस्टम पूरे मैदान में स्थिर हुए, ऊर्जा के प्रवाह में हलचल मच गई। लेकिन वह वहीं खड़ी रही। माइकल ने इसे लगभग तुरंत ही देख लिया। पहले तो उसे लगा कि वह बस थकी हुई है, लेकिन तभी उसने देखा कि उसके कंधे हल्के से हिले। एक सूक्ष्म हलचल, इतना छोटा कि उसके अलावा किसी और ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वह उसके इतने करीब था कि उसे उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और तभी उसने वह दृश्य देखा। उसकी आंखों के किनारों पर नमी जमा हो रही थी। अभी गिरे नहीं हैं, लेकिन गिरने ही वाले हैं। बड़ी मुश्किल से खुद को रोक पा रहे थे। माइकल आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। रेन्ने को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह रोती होगी। वह हमेशा संयम बनाए रखती थी। अभी तक अब उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। इसे केवल वही व्यक्ति देख सकता था जो इतना करीब खड़ा हो। ये देखकर माइकल चौंक गया। वह आधा कदम और करीब आया और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। क्या गलत? रेन ने लगभग तुरंत ही प्रतिक्रिया दी। उसने अपना चेहरा उससे थोड़ा दूर कर लिया। कुछ नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज़ स्थिर थी। माइकल ने हल्के से भौहें चढ़ाईं। उसने तुरंत धक्का नहीं दिया, लेकिन उसने नज़र भी नहीं हटाई। रेन ने अपनी निगाहें आगे की ओर टिकाए रखी और टेलीपोर्टेशन अरेज को उनके सक्रिय रूप में बदलते हुए देखा। लेकिन उसके मन के भीतर दर्द उमड़ रहा था। खेद। अब जब दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया, जब उसके शिक्षक के शब्द पूरी तरह से उसके दिमाग में बैठ गए, तब जाकर उसे अपने किए का वास्तविक एहसास हुआ। उस स्तर का प्रक्षेपण मात्र एक रक्षात्मक कलाकृति नहीं था, यह एक अदृश्य चौथे रैंक के रक्षक को साथ ले जाने के बराबर था। अपने शिक्षक की इच्छाशक्ति और शक्ति का एक अंश जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता था। अंतिम उपाय के रूप में सुरक्षा, और उसने इसका इस्तेमाल किया था। यहाँ, इसके ऊपर, उसकी छाती में हल्की सी जकड़न महसूस हुई। उस समय उसने जरा भी संकोच नहीं किया था। वह भी अपना फैसला नहीं बदलती, लेकिन इस एहसास से नुकसान कम नहीं हुआ। उसने एक अमूल्य सुरक्षा कवच को जला दिया था। उसकी उंगलियां थोड़ी सी उसकी बगल में मुड़ी हुई थीं। उस बात को समझने से जो दर्द हुआ, वह उसके शिक्षक की फटकार से कहीं अधिक गहरा था। माइकल चुपचाप उसे देखता रहा। उन्हें उस स्तर के अनुमानों के पीछे की पूरी कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह अज्ञानी भी नहीं था। वह इसे जोड़कर देख सकता था। प्रोजेक्शन गायब होने के बाद उसका ये रूप देखकर उसे काफी कुछ समझ आ गया। तुमने किसी महत्वपूर्ण चीज का इस्तेमाल किया, उसने धीरे से कहा। रिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ने इसकी पुष्टि कर दी। माइकल ने हल्की सांस छोड़ी। एक पल के लिए वह बस उसके बगल में खड़ा रहा। फिर उसने धीमी आवाज में दोबारा बात की। आपने इसे बर्बाद नहीं किया। ये देखकर रिन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, लेकिन फिर भी उसने उसकी तरफ नहीं देखा। मन ही मन वह तुरंत उसका खंडन करना चाहती थी, क्योंकि उसे बेहतर पता था। वह अनुमान 5वें दर्जे के युद्ध क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता था। इससे उसे रैंक 4 से कहीं अधिक शक्तिशाली संस्थाओं के खिलाफ समय मिल सकता था। फिर भी उसने वह पैसा उस पर खर्च कर दिया था, हिरासत विवाद पर, किसी ऐसी चीज पर जो विशुद्ध उपयोगितावादी दृष्टिकोण से लागत उचित नहीं थी। रिन की उंगलियां थोड़ी मुड़ गईं। रिन के दिमाग में चल रही पछतावे की सूची से पूरी तरह अनभिज्ञ माइकल उसके बगल में असहज रूप से हिलने डुलने लगा। उसने हल्के से गला साफ किया। अगले ही पल रिन ने हिल गई। माइकल प्रतिक्रिया देने में भी असमर्थ था। एक पल के लिए वह सामने की ओर घूर रही थी। अगला, उसने अपना हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से पर रख दिया था। दृढ़ता से माइकल तुरंत अकड़ गया। धीरे से, बहुत धीरे से, उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी जबान लगभग गले में अटक गई। रिन की आंखें लाल थीं। वह शांत स्वभाव का अकादमिक प्रतिभावान व्यक्ति जिसे वह जानता था, गायब हो चुका था। तुम, उसने धीमी आवाज में कहा। माइकल ने तुरंत सिर हिलाया। हाँ, उसकी पकड़ थोड़ी और कस गई। आप मुझे दें। माइकल ने फिर से सिर हिलाया, इस बार और तेज। हाँ, बहुत, और अधिक सहमति में सिर हिलाना। हाँ, ऐसा कर्ज जो जीवन भर चलता है। माइकल के सिर हिलाने की गति चरम पर पहुंच गई। हाँ, उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। ये कहना, माइकल ने घूंट भरा, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ। रिन ने उसकी गर्दन को एक सेकंड के लिए और पकड़े रखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि संदेश सीधे उसके तंत्रिका तंत्र में अंकित हो गया है। तभी उसने उसे छोड़ा। माइकल ने सहज रूप से अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को रगड़ते हुए आधा कदम पीछे हट गया। अपराधबोध से प्रेरित होकर उसने दोबारा बात की। अगर इससे आपको अच्छा महसूस होता है, उसने सावधानी से कहा, तो आपको मुझे वह राशि वापस करने की आवश्यकता नहीं है जो आपने पहले मुझसे उधार ली थी। रिन ने विराम लिया। धमकी भरे भावों के बीच ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया। वह धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उद्धरण चिन्ह ... क्या? माइकल ने आत्मसमर्पण के भाव से दोनों हाथ थोड़े ऊपर उठा लिए। मेरा मतलब है, चूंकि आपने इतनी महत्वपूर्ण चीज का इस्तेमाल किया है, इसलिए हम आपका मेरे प्रति ऋण माफ कर सकते हैं। रिन ने उसे घूर कर देखा। माइकल के प्रति उसका जो भी कर्ज था, वह वास्तव में मूल्यवान था, लेकिन उसने अभी अभी जो खर्च किया था, उसकी तुलना में कोई तुलना ही नहीं थी। यह एक पहाड़ के बदले एक छोटा सा पत्थर लेने जैसा था। कुछ क्षणों के लिए उसने वास्तव में इस पर विचार किया। फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। नहीं, माइकल ने पलकें झपकाईं। नहीं, नहीं, उसने दोहराया। जैसे ही उसका आत्मविश्वास पूरी तरह वापस आया, उसकी निगाहें थोड़ी और तीखी हो गईं। जो कुछ मैं तुम्हारा ऋणी था, वह अलग बात है। माइकल ने अपना मुंह खोला, इसे बंद कर दिया, इसे दोबारा खोला। उद्धरण चिन्ह ... अलग करना। रिन ने शांत भाव से सिर हिलाया। लेकिन अब तुम पर मेरा जो कर्ज है, वह कहीं अधिक है। माइकल को लगा कि उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति फिर से जागृत हो गई है। उसने हल्के से अपनी बाहें मोड़ लीं।
कहीं ज्यादा, उसने निगल लिया। अच्छा ऐसा है। रिन ने कुछ क्षण चुपचाप उसका अवलोकन किया। सच तो यह है कि वह जानती थी कि वर्तमान माइकल उस अनुमान से बिल्कुल अलग था जिसका उसने इस्तेमाल किया था। आसपास भी नहीं, लेकिन उसने चौथे दर्जे की महाशक्तियों की प्रतिक्रिया देखी थी। ब्याज, तनाव, उसे आसानी से जाने देने की अनिच्छा। उस स्तर के लोग बिना किसी कारण के नहीं चले गए, जिसका मतलब सिर्फ एक ही बात थी, फेडरेशन के तौर तरीकों से वाकिफ माइकल किसी भी तरह से साधारण व्यक्ति नहीं था। कौन जानता था कि भविष्य में यह उपकार आज उसके द्वारा खर्च की गई राशि से भी अधिक हो सकता है। तो पछतावे की बजाय वह इसे एक निवेश की तरह मानेगी। बेशक उसने इनमें से कुछ भी जोर से नहीं कहा। इसके बजाय वह थोड़ा और करीब आ गई। माइकल सहज रूप से जम गया। उसने एक उंगली उठाई और उसकी छाती की ओर इशारा किया। ये याद रखना। उसने तुरंत सिर हिलाया। आप मुझे दें, और अधिक सहमति में सिर हिलाना। हाँ एहसान, हाँ, जब भी और जो भी मैं मांगूं। माइकल आधे सेकंड के लिए हिचकिचाया। उसकी आंखें एक बार फिर थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिर से सिर हिलाना शुरू कर दिया। हाँ, संतुष्ट होकर रिन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अच्छा, उसने टेलीपोर्टेशन एरे की ओर ऐसे मुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक बार फिर से रचित अकादमी का जीनियस मोड बहाल हो गया है। माइकल कुछ देर वहीं खड़ा रहा। प्रक्रिया जारी है। फिर उसने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को दोबारा रगड़ा। मन ही मन एक विचार जोर से गूंज रहा था। वह अनुमान बेहद महंगा रहा होगा। उसने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा। फिर अचानक उसे याद आया कि उस पर कितना कर्ज है और उसने मन ही मन सिर हिलाया। हाँ, मैं जीवन भर कर्ज में डूबा रहूंगा। सैन्य परिसर से काफी दूर, कई किलोमीटर दूर, धरती पर एक विशाल गड्ढा इस तरह बन गया था मानो कोई गाँव हो। आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया था। जमीन स्वयं अंदर की ओर धंस गई थी, जिससे प्रभाव क्षेत्र के केंद्र में एक गहरा गड्ढा बन गया था। और उस गड्ढे के तल में दो आकृतियां मलबे में दबी पड़ी थीं। कुछ सेकंड तक दोनों में से कोई भी नहीं हिला। फिर मलबा खिसक गया। जैसे ही एक हाथ ने पहले खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, पत्थर चटक गया। कैलम, उसकी वर्दी कई जगहों से फटी हुई थी। उसके चेहरे के एक तरफ खून के धब्बे थे जो कनपटी से रिसकर नीचे बह रहे थे। टक्कर के कारण उनका एक कंधा आंशिक रूप से अपनी जगह से हट गया था। उसने जोर से सांस छोड़ी और अंदर ली गई सांस का स्वाद लोहे और धूल जैसा था। कुछ ही मीटर की दूरी पर बूढ़ा सैन्य अधिकारी भी उठ खड़ा हुआ। उसकी हालत और भी खराब दिख रही थी। चोट लगने से उसकी छाती थोड़ी अंदर की ओर धंस गई थी। जब वह जोर से खांस रहा था और अपने फेफड़ों में हवा वापस भरने के लिए जोर लगा रहा था तो उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। उनके आसपास फैली तबाही उनकी चोटों से कहीं अधिक भयावह थी। दरारें मकड़ी के जाले की तरह गड्ढे की दीवारों पर फैली हुई थीं। परिधि पर लगे पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। पिघली हुई मिट्टी के टुकड़े अभी भी सुलग रहे थे, जिनसे धुएं की पतली धाराएं निकल रही थीं। यहाँ तक कि हवा भी अस्थिर महसूस हो रही थी। टक्कर के अवशिष्ट बल के कारण उसमें हल्की सी कंपन हो रही थी। दोनों में से किसी ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा। इसका कोई मतलब नहीं था। दोनों को ठीक ठीक समझ आ गया था कि अभी अभी क्या हुआ है। उन्हें एक प्रक्षेपण द्वारा दूर धकेल दिया गया था। अपमान का दर्द चोटों से भी अधिक था। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति चीख से हिलने डुलने लगा। बिना समय बर्बाद किए उसने अपने भंडारण स्थान में हाथ डाला। उसकी कलाई के आसपास थोड़ी देर के लिए रोशनी चमकी। अगले ही पल उसकी हथेली में कई क्रिस्टलीय शीशियां प्रकट हुईं। उच्च श्रेणी के उपचार सीरम। उसने तुरंत एक को कुचल दिया और दूसरा पी लिया। जब वह तरल पदार्थ उसके गले से नीचे उतरा तो वह हल्का सा चमक उठा। लगभग तुरंत ही उसके घावों से भाप की तरह धुआं उठने लगा और फटे हुए मांस के टुकड़े दिखाई देने वाली गति से फिर से जुड़ने लगे। कैलम ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने भंडार घर के छल्ले से एक जैड का डिब्बा निकाला। अंदर औषधीय गोलियां थीं, जिनमें से प्रत्येक से घनी जीवन शक्ति की आभा निकल रही थी। उसने बिना किसी झिझक के दो निगल लिए। तीसरे को उसने कुचल दिया और सीधे अपनी पसलियों के पास के खून बहते घाव पर दबा दिया। गोली संपर्क में आते ही तरल ऊर्जा में परिवर्तित हो गई और उसके मांस में समा गई। उसकी हड्डियों में पड़ी दरारें धीरे धीरे ठीक होने लगीं। जोड़ों के अपनी जगह से हट जाने पर हल्की चटकने की आवाज आती है। इलाज के दौरान दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनके स्वाभिमान ने अभी तक बातचीत की अनुमति नहीं दी थी। कई मिनट बीतने के बाद ही बूढ़े अधिकारी ने आखिरकार धीरे धीरे सांस छोड़ी। उनकी सांसें स्थिर हो गईं। उसने दूर स्थित सैन्य परिसर की ओर देखा। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक अनुमान शब्द कर्कश स्वर में निकले। कैलम ने जवाब देने से पहले अपने जबड़े से खून पोंछा। हाँ, कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी की मुट्ठी थोड़ी सी कस गई। एक अर्धदेवता स्तर का प्रक्षेपण, जिसे एक सैन्य चौकी पर तैनात किया गया है। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन इसके भीतर सतर्कता छिपी हुई है। कैलम ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रहीं। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसने खुद को रोक लिया। बूढ़े आदमी ने भौहें चढ़ा लीं। कैलम शांत भाव से बोलता रहा। अगर उसका इरादा हमें जान से मारने का होता तो उस हमले से हम मारे नहीं जाते। इससे वे जहां खड़े थे वहीं मिट जाते। दोनों को ये बात पता थी। इस बात का एहसास होने पर भी बूढ़े व्यक्ति को कोई राहत नहीं मिली। इससे वह और भी चिढ़ गया। उपचार करने वाले सीरम के अपना काम पूरा करने के बाद उसकी आभा हल्की सी चमकी और फिर शांत हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये अकादमियां परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। कैलम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन वह सहमत था। उसके विचार फिर से उस युवक की ओर चले गए जो कुछ देर पहले हवा में लटका हुआ था। माइकल नॉमन। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। शायद हमें इस मुद्दे को दूसरे तरीके से सुलझाना चाहिए था। मौजूदा हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं। बूढ़े व्यक्ति ने उपहास उड़ाया। उसने बगल में खून थूका। अगली बार हम औपचारिक समन के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। अंततः कैलम ने उसकी ओर मुड़कर देखा। अगली बार ऐसा नहीं होगा। बूढ़ा आदमी रुक गया। कैलम की नजर क्षितिज पर लौट आए। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कम से कम खुलेआम तो नहीं। अर्थ स्पष्ट था। बूढ़े व्यक्ति ने नाक से जोर से सांस छोड़ी, लेकिन कोई बहस नहीं की, क्योंकि जो कुछ उन्होंने अभी अभी अनुभव किया था उसके बाद तो वह भी जानता था कि अकादमी समर्थित देवताओं के साथ सीधा टकराव रणनीतिक रूप से बुद्धिमानी नहीं थी। वह पूरी तरह से उठ खड़ा हुआ। कुछ ही समय बाद कैलम भी खड़ा हो गया।
दोनों अभी भी बुरी तरह घायल दिख रहे थे, लेकिन अब वे पूरी तरह से अक्षम नहीं थे। बूढ़े अधिकारी ने दूर स्थित परिसर की ओर अंतिम नजर डाली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वो लड़का। कैलम की आंखों में हल्की सी उदासी छा गई। हाँ, कुछ देर का विराम रहा। फिर बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा बोलना शुरू किया। वह अब आधिकारिक तौर पर फेडरेशन की निगरानी सूची में शामिल है। कैलम ने कोई आपत्ति नहीं जताई। उसने जवाब में सिर्फ एक ही बात कही, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह पहले से ही था। इसके बाद सन्नाटा छा गया। फिर दोनों आकृतियां प्रकाश की दोहरी चमक के साथ गड्ढे से गायब हो गईं और पीछे केवल खंडहर गड्ढा ही छोड़ गईं। अकादमी में वापसी से राहत महसूस होनी चाहिए थी। मैंने नहीं किया। सेरा ने समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही उसने पुष्टि की कि आखिरी छात्र भी अंदर आ चुका है, वह मुड़ी और उसकी नजरें माइकल से मिलीं। माइकल नॉर्मन, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी, उसका चेहरा वैसा नहीं था। अभी मेरे साथ आओ। पास में बैठे कुछ छात्र सहम गए। माइकल ने एक बार सिर हिलाया और आगे बढ़ा, लेकिन वह अकेला नहीं था। रिन ने उसके साथ चली गई। सेरा की निगाहें थोड़ी हटी, लेकिन राइन की पृष्ठभूमि पर विचार करने के बाद उसने इसकी अनुमति दे दी। वे भीतरी प्रशासनिक टावर तक पहुंचने तक दोबारा नहीं बोले। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, वैसे वैसे शांति बढ़ती गई। जब तक वे सेरा के कार्यालय पहुंचे, तब तक वहां का माहौल पहले से ही तनावपूर्ण महसूस होने लगा था। सेरा ने बिना गति धीमी किए दरवाजा खोल दिया। अंदर, उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। दीवारों पर क्षण भर के लिए रेनिक आकृतियां प्रकाशित हुईं। सेरा अपनी डेस्क के पीछे गई और अंत में बैठ गई, लेकिन उसने आराम नहीं किया। उसकी मुद्रा सीधी रही, कंधे कसे हुए थे और उंगलियां मेज पर आपस में फंसी हुई थीं। उसने एक बार इशारा किया, बैठना। माइकल उसके सामने बैठा था। रिन ने बिना पूछे ही उसके बगल में एक कुर्सी खींच ली और खुद भी बैठ गई। सेरा की आंख हल्की सी फड़क उठी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 3 सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर सेरा बोली, क्या हो रहा है माइकल? माइकल ने एक बार पलक झपकाए। सेरा थोड़ा आगे की ओर झुकी। अब उसकी निगाहें तेज थीं। प्रशिक्षक जैसी तेज नहीं, बल्कि जांचकर्ता जैसी तेज। शुरुआत से शुरू करो, उसने कहा।